गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और जो मैंने व्हाट्सएप के थ्रू वीडियो भेजा था उसको ध्यानपूर्वक पढ़े होंगे। तो हम लोग लेसन 2 जो था वो शुरू किए थे, यूनिट 2 जो मनोवैज्ञानिक अध्ययन की पद्धतियाँ, जिसके अंतर्गत मैंने कहा था कि अंतर्दर्शन या आत्मनिरीक्षण विधि है, नैदानिक विधि है, ठीक है ना, प्रयोग विधि है। इन सब विधियों के द्वारा अध्ययन किया जाता है मानसिक रूप से मन स्थिति का। तो इसमें हम अंतर्दर्शन विधि के जो लाभ था या उद्देश्य था या गुण था उसके विषय में मैंने आपको बताया था। आज हम लोग पढ़ेंगे अंतर्दर्शन या आत्मनिरीक्षण विधि के दोष और निवारण के उपाय। ठीक है, तो इसमें मानसिक क्रियाओं पर पूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित नहीं किया जा सकता। बहुत सारी समस्याएं होती हैं, क्योंकि देखिए जानते हैं आप, मन बहुत चंचल होता है, ठीक ना, गतिशील होता है। उसको हम अपने कंट्रोल में पूरी तरह से नहीं रख सकते। इसलिए मानसिक क्रियाओं पर जो मनुष्य क्रिया करता है, मानसिक क्रिया करता है, उस पर हम पूरी तरह से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, क्योंकि एक साथ व्यक्ति जो है कई चीज़ें सोचता है, ठीक ना, कई चीज़ें प्रत्यक्षीकरण करता है, कई चीज़ें निरीक्षण करता है। तो उस पर हम हर एक चीज़ पर हम पूरी तरह से ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए ये चाहिए, मानसिक क्रियाओं के अध्ययन के लिए बहुत ज़रूरी है कि मानसिक क्रियाओं पर कंट्रोल होना चाहिए, मन स्थिति पे कंट्रोल होना चाहिए, जो कि बहुत एक कठिन कार्य है, जटिल कार्य है। वो संभव नहीं होता है, क्योंकि हर सेकंड कुछ ना कुछ जो वो घटनाएं हैं वो घटित होती रहती हैं। मन जो है कई चीज़ें सोचता है एक साथ। जिसका जो मनोवैज्ञानिक है वो जिसका निरीक्षण कर रहा है वो हर एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो कठिनाइयाँ आ रही हैं अध्ययन करने में, उन कठिनाइयों को दूर किया जाए और मनुष्य के मन को शिथिल करने की बात की जाए, शांत करने की बात की जाए। शिथिल तो नहीं हो सकता, शांत करने की बात की जाए कि अपने मन को वो शांत रखे, और ये संभव है प्रशिक्षण के द्वारा, ठीक ना। प्रशिक्षण के माध्यम से ये सफलता संभव हो सकती है, उसी पर निर्भर करता है। प्रशिक्षण से देखिए अमूर्तकरण की क्षमता में वृद्धि होती है। मनुष्य मतलब कि जो दिखाई नहीं देता है उसके विषय में जो सोचता है उसकी क्षमता बढ़ जाती है, और मन जो है एकाग्र होने लगता है, शांत होने लगता है। जब मन शांत होने लगेगा तब मानसिक क्रिया जो है वो शांत रूप से कार्य करेगी। जो व्यक्ति की मन स्थिति है बहुत वो शांतिपूर्ण तरीके से कार्य करेगी। तो जो निरीक्षण कर रहा है, मनोवैज्ञानिक है, वो उसके जांच करने में सफल हो सकता है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम जो जिसके ऊपर ये अध्ययन कर रहे हैं उसको हम शांत करें, उसको एकाग्र करने की कोशिश करें। जब पूरी तरह से वो शांत हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा, तब हम उस पर अध्ययन कर सकते हैं। और आत्मदर्शन का या आत्मनिरीक्षण का अर्थ जानती हैं, अंदर की ओर झांकना, ठीक ना, अपने आत्मा की ओर झांकना, अपने आत्मा के विषय में जानना। तो ये बहुत आवश्यक है कि व्यक्ति को एकाग्र होना चाहिए, उसकी मानसिक स्थिति जो हो वो शांत होनी चाहिए, तब हम किसी भी प्रकार के रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं, परिणाम पे पहुंच सकते हैं। दूसरा देखिए है, मानसिक क्रियाओं की प्रकृति गत्यात्मक व चंचल होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो मानसिक क्रिया है वो हम एक साथ कई चीज़ें सोचते हैं। शांत मन से यदि बैठेंगे, कहीं ध्यान लगाएंगे तो दिमाग में कई चीज़ें चलने लगती हैं, ठीक ना। और जिस चीज़ से उलझन होती है, जिस चीज़ से हमको परेशानी होती है, जो हमारे जीवन में कष्टकारी होता है, उसके विषय में हम ज़्यादा सोचने लगते हैं। तो ये बहुत चंचल होती है,
कभी अभी मन यहाँ पे है तो तुरंत मन कहीं और चला जाएगा, फिर कहीं और चला जाएगा। तो गत्यात्मक व चंचल होने के कारण मानसिक क्रियाओं पर हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ठीक ना। तो इसके लिए भी आवश्यक है अंतर्दर्शन विधि के माध्यम से कि मानसिक क्रियाओं की जो प्रकृति है, प्रकृति संबंधी जो कठिनाइयाँ हैं, मन क्यों चंचल है, मन क्यों गतिशील है, मन क्यों नहीं शांत रहता है, तो इसके लिए भी प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। आत्मदर्शन विधि के अध्ययन के द्वारा या फिर आत्मनिरीक्षण विधि के माध्यम से हम पहले उस व्यक्ति को शांत रखते हैं, ठीक ना। ये मेडिटेशन से भी हो सकता है और उनकी जो समस्याएं हैं, जो कठिनाइयां हैं, जो स्मृति है, ठीक ना, उस पे अंकुश लगाया जा सकता है। मानसिक क्रियाओं पर अंकुश लगाने के साथ हम उसका अध्ययन अच्छी तरीके से शांत रूप से कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे मनुष्य के दिमाग को, मनुष्य के मन को शांत किया जा सकता है। और सबसे पहले यही आवश्यक है कि मनुष्य को, व्यक्ति को प्रशिक्षित किया जाए अच्छी तरीके से, ठीक ना। उसका पूरी तरीके से निरीक्षण किया जाए। निरीक्षण करने, उसके हाव भाव, उसके कार्य, उसका व्यवहार, ठीक ना, जो है उसका निरीक्षण करने के बाद ही कोई अनुमान लगाया जाए और फिर उस पे इस विधि का प्रयोग करके उसके समक्ष जो आने वाली कठिनाइयाँ हैं उसको दूर किया जाए। नेक्स्ट है अंतर्दर्शन में मन विभाजित हो जाता है, ठीक है। मन विभाजित होने का मतलब यहाँ है मनोवैज्ञानिक का कि अंतर्दर्शन विधि में दो लोग होते हैं। एक तो मनोवैज्ञानिक होता है जो परीक्षण करेगा और एक वो व्यक्ति होता है। तो दोनों का मन जो होता है वो अलग अलग होता है। जो परीक्षण कर रहा है उसका मन कुछ और सोचता रहेगा, ठीक ना। जिसके ऊपर परीक्षण हो रहा है वो कुछ और सोचेगा, कुछ और व्यवहार करेगा। तो मन विभाजित होने से भी दोनों का मन जब नहीं मिलेगा तो सही तरीके से अंतर्दर्शन विधि के माध्यम से परीक्षण नहीं हो सकता। तो इसके लिए भी ये आवश्यक है कि व्यवहारिक दृष्टि से जो कठिनाइयाँ इसमें उत्पन्न होती हैं उन कठिनाइयों को दूर किया जाए। जो अवधान आते हैं, बाधाएं आती हैं, ठीक ना, उनको दूर किया जाए, प्रशिक्षित किया जाए व्यक्ति को। देखिए हर एक चीज़ में, हर समस्या में प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। हम व्यक्ति के व्यवहार को जानेंगे, उसको हम थोड़ा सा प्रशिक्षित करेंगे, उसको समझाएंगे, उसको बताएंगे, ठीक ना, कि किस प्रकार से जो आपके मन स्थिति है वो किस प्रकार से शांत होगी या किस प्रकार से जो आप व्यवहार करें वो कैसे शांत होगा। यदि हम पूरी तरह से जानेंगे उसके विषय में तभी हम कोई निवारण उसके विषय में कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि व्यक्ति होता है, कभी सुखी होता है, कभी दुखी होता है, कभी खुश होता है, कभी गुस्से में आ जाता है, होता है ना, कभी प्रेम उसके अंदर उमड़ता है, कभी घृणा की स्थिति उत्पन्न होती है। कई प्रकार के हाव भाव व्यवहार व्यक्ति के अंदर होते हैं। कभी क्रोध उत्पन्न होने लगता है, कभी काम उत्पन्न होने लगता है। ये सब भावनाएं जो हैं वो व्यक्ति के अंतर आती रहती हैं और जो मन है उसको विभाजित करती रहती हैं, ठीक ना। तो इस भावनाओं का अनुभव करता, कई प्रकार की भावनाओं का वो अनुभव करता है और धीरे धीरे कई चीज़ों का ज्ञाता भी बनता जाता है। बहुत चीज़ों के विषय में जानकारी हो जाती है कि उसको किस चीज़ से प्रेम होता है, किस चीज़ से घृणा उत्पन्न होती है, किस चीज़ से गुस्सा आता है उसको। तो हर एक चीज़ के विषय में धीरे धीरे जानकारी होने से वो अपने, और इसको बताएगा कौन, मनोवैज्ञानिक परीक्षण करेगा उस व्यक्ति का और पूरी तरह से उसके विषय में उसको बताएगा, समझाएगा, जिससे व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर होगा
और फिर धीरे धीरे वो ज्ञाता भी बन जाता है और दूसरों को जानकारी देने वाला भी बन जाता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, कई मनोवैज्ञानिक एक ही मानसिक क्रिया का अध्ययन नहीं कर पाते। मान लीजिए एक ही प्रकार के मानसिक क्रिया का अध्ययन करना हो तो एक साथ कई मनोवैज्ञानिक जो है एक साथ उस व्यक्ति का अवलोकन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आ जाएंगी। तो इसके लिए आवश्यक है कि मानसिक एक, और ये अंतर्दर्शन विधि में संभव नहीं है कि कई मनोवैज्ञानिक जो हो एक ही मानसिक क्रिया का अध्ययन करें, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अंतर्दर्शन विधि में हर एक मनोवैज्ञानिक की अपनी मनोदशा होती है, सोचने की शक्ति होती है, समझने की शक्ति होती है, अलग अलग होती है। तो जिसके कारण अंतर्दर्शन विधि में ये कार्य संभव नहीं है। तो इसके लिए आवश्यक है, इसका निवारण यही है कि अलग अलग मनोवैज्ञानिक जो हो व्यक्ति का अलग से परीक्षण करें, ठीक है, उनके विषय में जानें, उनका परीक्षण करें और फिर सब लोग जब परीक्षण कर लें तो सभी लोग मिलकर अपनी राय एक दूसरे के समक्ष रखें, ठीक है, और फिर उन सब की राय से एक मत बनाया जाता है। जितने लोगों ने उस व्यक्ति के मानसिक प्रक्रिया के विषय में राय दी है, जितने मनोवैज्ञानिकों ने, तो उन सब की राय को एक मत बनाकर फिर उस व्यक्ति के ऊपर परीक्षण किया जाता है। उससे जो आने वाली समस्या है उसको दूर किया जा सकता है। मानसिक क्रिया से संबंधित जो समस्याएं उत्पन्न होती है व्यक्ति के अंतर्गत, उसको दूर किया जा सकता है। अब है मनोदशा वस्तुओं का एक साथ निरीक्षण संभव नहीं है। देखिए मान लीजिए हम इस डस्टर के विषय में सोच रहे हैं, ठीक ना, तो हम इस डस्टर के विषय में सोचेंगे तो सिर्फ डस्टर के विषय में ही सोचेंगे, मनोदशा हमारी क्या है हम उस पर ध्यान नहीं देंगे, ठीक ना। कुछ चीज़ें होती हैं जिसके विषय में हम लगातार केवल उस वस्तु के विषय में ही सोचेंगे, अब हमारी मनोदशा क्या है दोनों एक साथ उजागर नहीं हो पाता। उस वस्तु को देखकर कुछ घटनाएं ऐसी घटित हो जाती हैं जिससे कि व्यक्ति के अंदर जो है बहुत सारी व्यवहार जो है वो उत्पन्न होने लगते हैं। तो इसमें मनोदशा अंतर्दर्शन विधि में मनोवैज्ञानिक जो है व्यक्ति की मनोदशा का और उस वस्तु का एक साथ निरीक्षण नहीं कर पाता है। तो इसके लिए आवश्यक है कि व्यक्ति को अभ्यास कराया जाए, ठीक ना, परीक्षण कराया जाए, ठीक, तो जिसे वो परीक्षण कराने से या फिर प्रशिक्षण देने से, बार बार अभ्यास कराने से व्यक्ति जो है उस वस्तु और मनोदशा के बीच सामंजस्य स्थापित कर सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आवश्यक है कि इसके लिए यही आवश्यक है कि उस व्यक्ति का बार बार उद्दीपन के साथ या उन वस्तु के साथ बार बार अभ्यास कराया जाए, जिससे कि वो दोनों को एक साथ जोड़ के सोच सके। इसके अलावा और भी समस्याएं हैं, जैसे अंतर्दर्शन द्वारा प्राप्त ज्ञान आत्मगत और व्यक्तिगत होता है, क्योंकि जो भी अंतर्दर्शन में यही होता है कि हम अपने अंदर की ओर झांकें, तो वो आत्मगत हो जाता है, हमारा स्वयं का हो जाता है कि हम क्या सोचते हैं, ठीक ना। वो पूरी तरह से व्यक्तिगत होता है, हम दूसरे के विषय के मन के विषय में नहीं सोच सकते। व्यक्ति स्वयं के विषय पे सोचे, स्वयं के जैसा वो सोचेगा वैसा वो व्यवहार करेगा, तो ये भी समस्याएं आती हैं, ठीक ना, आत्मगत होता है। तो इसके लिए यही आवश्यक है कि मनोवैज्ञानिक अनुभवों की तमाम तरह के अनुभव सामने आते हैं, उनकी तुलना करें और उसमें जो कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं उसका निवारण करने का उपाय करें। इसी तरह से है अंतर्दर्शन में तथ्यों को छिपाने की कोशिश की जाती है। मान लीजिए व्यक्ति जिसके ऊपर परीक्षण किया जा रहा है वो कुछ चीज़ें, कुछ घटनाएं छुपा ले, तो हम सही जानकारी सही तरीके से परीक्षण नहीं कर सकते। तो ये कोशिश करनी चाहिए कि व्यक्ति जो है मनोवैज्ञानिक के समक्ष अपनी पूरी बातें, सही बातें उजागर करे, जिससे कि परीक्षण करने में
आसानी हो। तो ऐसा माहौल बनाना चाहिए, ठीक ना, ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए जिससे व्यक्ति पूरी तरह से उस मनोवैज्ञानिक को परीक्षणकर्ता के समक्ष या परीक्षणकर्ता के समक्ष अपनी पूरी बातें, सही बातें प्रस्तुत करे और तथ्यों को इस अगर वो सही बातें प्रस्तुत करता है तो तथ्यों को प्रमाणित किया जा सकता है, सिद्ध किया जा सकता है, ठीक ना, और उनकी मन स्थिति के विषय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है और फिर इससे संबंधित जो उनको कठिनाई है, व्यक्ति को परेशानी है, उसका निवारण किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट टर्म में दूसरी विधि के विषय में हम लोग जानकारी एकत्र करेंगे। आप इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आप पर ये वीडियो आसानी से आपको दिखाई दे जाए और जो नहीं समझ में आएगा मुझसे पुनः आप पूछ सकती हैं। धन्यवाद।